नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम कमलेश है, जो कि पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है। तो चलिए अब ये कहानी कमलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो कल वाली स्टोरी का ही पार्ट 2 है। कल वाली स्टोरी में आपने देखा था कि जो कमलेश था, उसकी पत्नी हेमलता उसके सामने ही उस कच्चे मकान में पैरों के बल उल्टी लटकी हुई थी और अपने सिर के एक एक बाल को उखाड़ रही थी। और जब कमलेश ने अपनी पत्नी हेमलता के ऊपर चद्दर डालकर उसको ढकने की कोशिश की तो उसके अंदर जो चुड़ैल की आत्मा आ रही थी, उसने कमलेश के भी पूरे कपड़े फाड़ दिए थे और कमलेश पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुका था। इसके बाद कमलेश उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ दौड़ लगाता है और उस कमरे से बाहर आकर सभी घर वालों को चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगता है। अब इससे आगे की कहानी आप फिर से कमलेश की ही जुबानी सुनिए। दोस्तों, अब मैं घर के आंगन में खड़ा होकर सभी को जोर जोर से आवाज लगा रहा था और मेरी आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में मेरे सभी घर वाले भी जाग जाते हैं और घर वालों में सबसे पहले मेरे पिताजी जागते हैं। और जब उन्होंने अपने बिस्तर से उठकर मुझे उस हालत में देखा तो एक पल के लिए तो वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और मुझे इस तरह से देखते ही वो अपने बिस्तर की बेडशीट उठाकर लाते हैं और मेरे शरीर को ढकते हैं। और मैं मुझको उस हालत में उस तरीके से बदहवास होकर चिल्लाता हुआ देखकर वो मुझसे पूछते हैं कि अरे कमलेश, क्या हुआ? तुम इस हालत में कैसे आए और तुम इस तरीके से इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं अपने मुंह से पिताजी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं बस पिताजी की तरफ देखते हुए उस कमरे की तरफ अपने हाथ से इशारा कर रहा था और मुझको उस कमरे की तरफ इशारा करता हुआ देखकर शायद पिताजी थोड़ा बहुत कुछ समझ जाते हैं। और जब मैं पिताजी को उस कमरे की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तभी घर के बाकी के जो सदस्य थे वो भी जगकर वहां पर आ जाते हैं और मुझको इस हालत में देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद मैं पिताजी के साथ वापस उस कमरे की तरफ जाता हूं, लेकिन इस बार मैं पिताजी से पीछे था और मेरे पिताजी सबसे आगे चलकर उस कमरे की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही पिताजी उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए तो वो भी सुन्न रह जाते हैं। जब पिताजी कमरे के अंदर गए और हम घर के सभी लोग भी उनके पीछे पीछे कमरे के अंदर गए तो हमने देखा कि अब मेरी पत्नी जो हेमलता थी, उसने अपना हुलिया इस तरह का बना लिया था कि एक पल को अचानक से उसको देखकर मेरी माँ और घर की बाकी सभी महिलाओं के मुंह से तो चीख ही निकल गई थी। और उसको अपने आप के साथ इस तरह से करता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा अचंभे में आ जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि आखिर उसको ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो अपने साथ ही ये सब कर रही हैं। लेकिन पिताजी उस वक्त तक सब कुछ समझ गए थे और उसकी वह हालत देखते ही वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो लौट आई हैं और इस बार वो अपने घर पर लौट कर आई हैं। उसने हमारे घर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और अब वो हम सबके साथ बहुत बड़ा करने वाली है। अगर जल्दी ही उसका इलाज नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। पिताजी ये सभी बातें बहुत ही ज्यादा डरते डरते कह रहे थे और जब पिताजी ये सब बातें कह रहे थे तो एक घर के बड़े आदमी के मुंह से ये बातें सुनकर हम सभी लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि एक तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने नजारा ही कुछ ऐसा था कि उसको देखकर पहले ही हमारे हाथ पांव फूले हुए थे। दरअसल जब हम लोग पिताजी के साथ उस कमरे के अंदर वापस गए तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी हेमलता उस कमरे में एक कोने में बैठकर अपने सिर के बालों को काटने के लिए लग रही हैं और इस बार वो एक उस तरह से अपने सिर के एक तरफ के पूरे बालों को काट चुकी थी
यानी कि उसने अपने सिर का आधा मुंडन कर दिया था और अब उसके सिर पर सिर्फ आधी तरफ ही बाल बचे हुए थे। और उसकी यह हालत देखकर मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन उस वक्त तक मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको ये उस तरह मिला कहां से। तभी मुझे मेरा छोटा वाला भाई कहता है कि ये उस तरह उसी का है और उसने अपनी दाढ़ी बनाने के बाद उसे इस कमरे में रखा था। अब क्योंकि हम लोग तो शहर से गांव आए हुए थे और उस कमरे को पहले गांव में रहने वाले मेरा छोटे भाई और मेरे माँ बाप ही काम में लिया करते थे। अब उस कमरे में कहां पर कौन सी चीज रखी हुई है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे उस तरह के बारे में पता था। मेरी पत्नी हेमलता को अपने आप के सिर के बाल काटते हुए देखकर मैं सोचता हूं कि इस वक्त इसके ऊपर जिस चुड़ैल का साया है वो अब उसके साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसने उस तरह से उसके बाल ही काटे हैं, कल को वो तो उसका गला भी काट सकती है। और अब मुझे यह बात सोचकर ही काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मैं मेरी पत्नी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। जब पिताजी अपने मुंह से वो सब बातें बोल रहे थे कि वो वापस लौट आई हैं और अब वो हम सबको खत्म कर देगी अगर जल्दी ही उसका इलाज नहीं किया। जब पिताजी ने अपने मुंह से यह बात बोली तो वह चुड़ैल जो उस वक्त मेरी पत्नी के शरीर के अंदर आई हुई थी वो अचानक से मेरे पिताजी की तरफ देखती हैं और उनकी तरफ देखते ही वो अपने सिर के बाल काटना बंद कर देती हैं। इसके बाद वो एक टक मेरे पिताजी की तरफ देखती हैं और एक टक देखते देखते ही वो अचानक से हंसने लगती हैं। और उस वक्त वो इतनी तेज हंसती हैं कि उसकी जो हंसी थी उसकी वह आवाज इतनी ज्यादा तीखी थी कि वो हम लोगों के कानों में काफी ज्यादा चुभ रही थी। और कुछ देर तक लगातार इस तरीके से हंसने के बाद वो मेरे पिताजी से कहती हैं कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, अब मैंने तेरे इस घर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, तेरी भलाई इसी में है कि तू इस घर को छोड़कर इन सभी लोगों को लेकर यहां से चला जा और इसको तो मैं अपने साथ ही रखूंगी, इसकी आत्मा को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। उस वक्त वो मेरी पत्नी हेमलता के बारे में बात कर रही थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डरने लगता हूं और अब मेरे हाथ पैर अचानक से ही कंपन करने लगते हैं। और मेरी यह हालत देखकर मेरा जो छोटा वाला भाई था वो मुझे उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन मैं भला अपनी पत्नी को उस हालत में छोड़कर वहां से कैसे जा सकता था। जब उस चुड़ैल ने मेरे पिताजी से वह बात कही तो मेरे पिताजी उसे कहते हैं कि जाना तो तुझे पड़ेगा यहां से। जब तू पहले भी इस गांव में आई थी तो तुझे याद नहीं है कि तेरा क्या हाल हुआ था और अब तू फिर से अपना मुंह उठाकर यहां पर चली आई। जब पिताजी ने उस चुड़ैल से वह बात कही तो वह चुड़ैल अचानक से मेंढक की तरह उछलते हुए उस कमरे के बिस्तर पर बैठ जाती हैं और पिताजी से कहती हैं कि उस वक्त तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि तुम लोग मेरे से पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन पिछली बार जो कुछ भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया था इस बार मैं उसका इलाज करके आई हूं और अब तुम चाहकर भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। यह कहकर वो पिताजी की तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्राने लगती हैं और गुर्राते गुर्राते ही वो पूरी तरीके से बेड पर उल्टी लेट जाती हैं और अब वो अपने हाथ और पैरों के बल पर बेड से नीचे उतरती हैं और उसको इस तरीके से उल्टा चलता हुआ देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उसका चेहरा भी काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था और उसके सिर के वो आधे बचे हुए बाल अब फर्श पर लटक रहे थे और वो छत की तरफ अपना मुंह करके ऊपर होकर अपने हाथ और पैरों के बल पर ही उस कमरे के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। और उसको इस तरह से चलता हुआ देखकर घर के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो कोई बहुत ही बड़ी शैतानी आत्मा ही चल सकती थी। और जब वो उस कमरे के अंदर चल रही थी तो उस कमरे के फर्श पर उसके हाथ और पैरों के पंजों के निशान बनते जा रहे थे। तभी पिताजी अचानक पीछे मुड़े बिना ही उस चुड़ैल की तरफ देखते हुए ही हम सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग फटाफट इस कमरे से बाहर निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो और हम लोगों से। यह बात कहते हुए वो उस चुड़ैल की तरफ देखते देखते बिना पीछे मुड़े उस कमरे से अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगते हैं और पिताजी को इस तरह से पीछे आता हुआ देखकर हम लोग भी उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और लगातार उस चुड़ैल पर नजर बनाकर पिताजी उस कमरे से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही उस कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा देते हैं
और उसके बाद सभी लोग घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं। लेकिन हम लोगों के घर में इकट्ठा होते ही वह चुड़ैल अंदर काफी ज्यादा उत्पादन मचाने लगती है। कमरे के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कि वो किसी सामान को बार बार उठाकर इधर से उधर पटक रही हो और जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा खरोच रही हो। उन आवाजों को सुनने के बाद हम घर के सभी लोग उस कमरे के बगल में जो खिड़की बनी हुई थी उसकी तरफ जाते हैं और उस खिड़की से काफी दूर खड़े होकर ही हम उस कमरे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। और जब हमारी नजर उस खिड़की से होते हुए उस कमरे के अंदर जाती है तो हम लोग देखते हैं कि वो चुड़ैल कमरे के पूरे सामान को इधर से उधर बिखेर रही हैं और अब वो उस कमरे का जो दरवाजा था उसको अपने नाखूनों से खुरेद रही थी और अब उसके हाथों के नाखून भी अपने आप ही काफी ज्यादा लंबे लंबे हो चुके थे और उन लंबे लंबे नाखूनों से ही वो उस घर के दरवाजे को खुरेद रही थी। और उसको इस तरह से करता हुआ देखकर मेरी माँ काफी ज्यादा डर जाती है और वो मेरे पिताजी से कहती हैं कि अगर यह चुड़ैल लगातार इसी तरह इस कमरे के दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरेदती रही तो सुबह तक तो ये इस दरवाजे को तोड़ देगी और उसके बाद ये हम सभी को खत्म कर देगी। तभी पिताजी कहते हैं कि हमें इसका जल्दी से ही कुछ करना होगा, वरना आने वाले कुछ ही समय में ये हम सब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं और उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मेरे पिताजी भागकर हमारे घर की जो रसोई थी उसके अंदर जाते हैं और घर की रसोई के अंदर जो नमक रखा हुआ था वो नमक उठाकर लाते हैं और नमक को लाने के बाद वो उस नमक से जिस कमरे में उस चुड़ैल को बंद कर रखा था उस कमरे के चारों तरफ उस नमक की एक लाइन बना देते हैं और उस कमरे के दरवाजे के बाहर उस पूरे नमक को बिखेर देते हैं। कमरे के बाहर नमक बिखेरने के बाद मेरे पिताजी मेरे छोटे वाले भाई से कहते हैं कि तुम्हें इसी वक्त गांव से बाहर जाकर गांव के बगल में जो पहाड़ी के ऊपर पीर बाबा रहते हैं उनको बुला कर लाना होगा। जब मेरे भाई ने मेरे पिताजी के मुंह से यह बात सुनी तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मेरे में इतनी रात को घर से बाहर जाकर पीर बाबा को बुलाकर लाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। कहीं उस चुड़ैल ने मुझे रास्ते में अकेला देखकर मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा। जब पिताजी ने मेरे भाई के मुंह से यह बात सुनी तो वो उसे कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा डरपोक क्यों हो, तुम जाओ तो सही, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा छोटा वाला भाई अकेला जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद मेरे पिताजी मेरी माँ को मेरे छोटे वाले भाई के साथ भेजते हैं और उन लोगों को भी अपने अपने हाथों में कुछ नमक और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ एक आध चीज और देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि पीर बाबा से जाकर सारी बात कह देना और उनसे कहना कि सुबह के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरने से पहले इस चुड़ैल का इलाज करना है। अगर आज की रात इसका इलाज नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। दरअसल हमारे गांव के बगल में ही एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक पीर बाबा रहते थे और वहीं पर उन्होंने अपना स्थान बना रखा था और गांव के सभी लोग उन्हीं के पास झाड़ फूंक के लिए जाया करते थे और गांव में अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या होती थी तो उन्हें ही उस चीज का इलाज कराने के लिए बुलाया जाता था। अब तक रात के 2 बज चुके थे और घड़ी में टाइम देखने के बाद मेरे पिताजी हम सभी लोगों से कहते हैं कि आगे आने वाला 1 घंटा हम सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रात के 3 बजे के समय शैतानी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और उस वक्त ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि कोई भी इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर 3 बजने से पहले पहले वो पीर बाबा हमारे घर पर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम सभी लोगों को ही काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि उस वक्त यह चुड़ैल हम लोगों के ऊपर भी हमला कर सकती है। इसके बाद मेरे पिताजी हमारे घर में जो कुछ छोटी मोटी लकड़ियां रखी हुई थीं, वो उन लकड़ियों को सभी लोगों को लाकर देते हैं और हमको सारी चीज समझाते हैं कि अगर अपनी ताकत से वह चुड़ैल उस कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है तो डरना नहीं है और पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना है। अगर हम लोग उसको कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे तो वो हम लोगों को उतना ही ज्यादा डराएगी। तो इसीलिए हम लोगों को उसके सामने बिल्कुल भी नहीं डरना है और उसकी आंख से आंख मिलाकर उसका मुकाबला करना है। जब मैंने मेरे पिताजी के मुंह से यह बात सुनी तो मैं मेरे पिताजी को कहता हूं कि वो एक चुड़ैल है, कोई इंसान नहीं, जो हम लोग लकड़ी डंडों के बल पर उसका मुकाबला कर लेंगे। उसके पास कई शैतानी शक्तियां होंगी
और वो हम लोगों को उन शक्तियों के बल पर ही खत्म कर देगी। मेरे ऐसा कहने पर मेरे पिताजी कहते हैं कि हम लोगों को ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मरना तो हम लोगों को शायद आज वैसे भी है, तो क्यों ना मरते मरते भी अपने आप को बचाने की एक कोशिश की जाए। और अगर समय रहते वह पीर बाबा यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब धीरे धीरे घड़ी की सुई 3 बजे की तरफ बढ़ रही थी, और जब रात के 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट कम थे, उस वक्त वह चुड़ैल अब काफी ज्यादा आवाज करने लगी थी, और उसने उस कमरे को पूरी तरीके से अपनी आवाजों से भर रखा था। और वो समय के साथ साथ अलग अलग तरह की आवाज निकाल रही थी। कभी तो वो किसी छोटे बच्चों की तरह रो रही थी, और कभी जोर जोर से हंस रही थी। उसका यह रूप देखकर मैं सोचता हूं कि आधुनिकता के इस दौर में भी ये सब चीजें होती हैं। इसका मुझे आज तक भी अंदाजा नहीं था, लेकिन आज मैं जो मेरी आंखों के सामने देख रहा था, उसको देखने के बाद मुझे इन सभी चीजों पर विश्वास होता है। अब जैसे ही घड़ी में 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, तभी वह चुड़ैल उस कमरे के दरवाजे को बार बार खटखटाने लगती है और कहती हैं कि दरवाजे को खोलो, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगी। लेकिन हम घर के सभी लोग उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस एकटक उस कमरे की तरफ खड़े होकर देख रहे थे। तभी वह चुड़ैल भागकर उस साइड वाली खिड़की के पास आती है और उस खिड़की के पास आकर कहती हैं कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी पत्नी को यहीं पर जिंदा जलाकर मार दूंगी, और इसमें मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। अब उस चुड़ैल के मुंह से यह बहुत सुनकर मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि मैं मेरे पिताजी से कह देता हूं कि आप उस कमरे का दरवाजा खोल दीजिए। तभी मेरे मुंह से यह बात सुनकर मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया तो वो हम सभी लोगों को यहीं पर मार देगी। तभी मैं मेरे पिताजी से कहता हूं कि अगर हमने उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो वो अंदर हेमलता को मार देगी। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ये उसकी कमजोरी है। अगर वो उसको कुछ करेगी तो फिर वो किसी और के शरीर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि जिस वक्त उसको किसी के शरीर के अंदर घुसने का मौका मिला था, उस वक्त हेमलता ही उसके पास मौजूद थी, और अब वह चाह कर भी हेमलता के शरीर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर उसने हेमलता के शरीर को अपनी मर्जी से छोड़ दिया तो फिर वो किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तभी वह चुड़ैल हम लोगों से फिर से कहती हैं कि मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रही हूं कि या तो तुम इस दरवाजे को खोल दो, वरना मैं इसको अंदर ही मार दूंगी। तभी मेरे पिताजी उस चुड़ैल से गुस्से में होकर कह देते हैं कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे पिताजी के इतना कहने के बाद वह चुड़ैल उस खिड़की को अंदर से बंद कर देती हैं और कुछ देर के लिए अंदर की तरफ शांति रहती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस कमरे के अंदर से एक धुआं सा उठने लगता है। उस धुएं को देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और थोड़ी ही देर में वह धुआं आग में बदल जाता है, और अब उस कमरे के ऊपर जो कच्ची छत रखी हुई थी, उस छत में आग लग जाती है, और वो आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब वह आग जलने लगती है तो उस कमरे के अंदर से अब उस चुड़ैल की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि मेरी पत्नी हेमलता की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और वो अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कमलेश मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। मेरी पत्नी को इस हालत में देखकर अब मुझसे रहा नहीं जाता है, और मैं दौड़कर उस कमरे को खोलने के लिए उसकी तरफ जाने लगता हूं। तभी मेरे पिताजी पीछे से भागकर मुझको पकड़ लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि पागल मत बनो कमलेश, तुम उस दरवाजे को नहीं खोल सकते। मेरे पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर मैं उनको कहता हूं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा कि हेमलता अंदर जल रही है, उसको कितनी पीड़ा हो रही है, और वो मुझे बार बार पुकार रही है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को जिंदा जलते हुए कैसे देख सकता हूं? तभी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि ये सब उस चुड़ैल की एक चाल है। पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर मैं उनको कहता हूं कि आप पागल तो नहीं हो गए हो? आपको दिख नहीं रहा कि वो कमरा जल रहा है और उसके अंदर मेरी पत्नी है, और इसमें कोई जाल कैसा हो सकता है? आपको दिख रहा है कि उसमें आग लगी हुई है और हेमलता उसके अंदर है। अगर हमने समय रहते उसको बाहर नहीं निकाला तो वो अंदर ही जलकर मर जाएगी, और मैं मेरी पत्नी को अपनी आंखों के सामने इस तरह से तड़प तड़प कर झलकर मरता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद भी मेरे पिताजी मुझको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको धक्का देकर जमीन पर गिरा देता हूं और भागकर उस घर के दरवाजे की तरफ जाता हूं, और जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचता हूं तो मैं फटाक से उस दरवाजे को खोल देता हूं।
लेकिन उस दरवाजे को खोलते ही मुझे एहसास होता है कि मैंने मेरे पिताजी की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे कुछ ही पल में अपने इस फैसले पर इतना ज्यादा पछतावा हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मैं सोच रहा था कि काश मैं अपने पिताजी की बात मान लेता और इस दरवाजे को ना खोलता तो हम सभी लोगों के लिए कितना अच्छा रहता, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के बाद मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। और उसको देखने के बाद मुझे समझ आ जाता है कि पिताजी जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे और मैंने उनकी बात ना मानकर मेरे साथ साथ ही घर के बाकी के लोगों को भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब शायद हम लोगों को इस मुसीबत से कोई भी नहीं बचा पाएगा और इसके आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला था इसका मुझे शायद थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो गया था। लेकिन दरवाजे को खोलने के बाद मैं वहां पर बिल्कुल एकदम जड़ हो गया था और बस एक टक सामने की तरफ देख रहा था और अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से अपने कदमों को पीछे हटाकर भाग सकूं। और सामने का नजारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा था और मेरे सिर से पसीना इस तरह से टपक रहा था जैसे कोई सिर के ऊपर पानी डाल रहा हो और उसकी बूंदें नाक से होते हुए नीचे टपक रही हो। तभी मेरे पीछे से मेरे पिताजी की आवाज आती है और वो मुझसे कहते हैं कि देख ले, कहा था ना मैंने तुझे कि मत खोल उस कमरे के दरवाजे को, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बात ना मानकर आज तूने हम सभी लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर तू उस दरवाजे को ना खोलता और तेरी माँ और भाई का आने का इंतजार करता तो शायद यह सब नहीं होता। मैंने तुझे कहा था कि यह सब उस चुड़ैल की चाल है, लेकिन तू उसकी चाल को नहीं समझ पाया और उसकी चाल में फंस गया। अब मुझे मेरे कानों में मेरे पिताजी की आवाज में जो शब्द सुनाई दे रहे थे उन शब्दों का जवाब देने के लिए अब मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। अब मैं पूरी तरीके से निशब्द था, क्योंकि यहां पर गलती मेरी ही थी। मैंने मेरे पिताजी की बात नहीं मानी और इस चीज का अब मैं इतना बड़ा हर्जाना भुगतने वाला था कि आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानता हूं कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये क्या, मैंने तो आज भी आपको पूरी कहानी नहीं सुनाई कि आगे चलकर कहानी में क्या हुआ। दरअसल ये इस कहानी का पार्ट 2 है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि यहां तक आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है और आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी सुनना है तो आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगर आप लोगों को ये कहानी यहां तक अच्छी लगी होगी तो मैं कल आप लोगों के लिए इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पार्ट 3 के बाद आपको इस कहानी के अंत के लिए किसी भी और पार्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इस कहानी का अंत पार्ट 3 के अंदर ही हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने कल आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी कल वाली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले नुसरत हैं हैदराबाद से, फिर बलराम सिंह हैं सिलीगुड़ी से, अजय विश्वकर्मा हैं दार्जिलिंग से, शाहिद हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, अली अहमद हैं, विक्की कुमार हैं आजमगढ़ से, शीरू चौधरी हैं पोखरा नेपाल से, प्रिया त्यागी और विनीत त्यागी हैं भीखानपुर से, रितु चौधरी हैं हिमाचल प्रदेश से, निधवी पटेल हैं राजकोट गुजरात से, अमित सुगंधी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से, प्रियंका सिंह हैं पटना से, इमरान खान हैं सिक्किम से, इस्लाम मिर्जा हैं महाराष्ट्र से, मनोज चौधरी और कविता चौधरी हैं बीकानेर राजस्थान से, करिश्मा हैं हिमाचल प्रदेश से, अमीरा बसनेत हैं नेपाल से, बजरंग बारबड़े हैं पुणे महाराष्ट्र से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, हाकम सिंह हैं इटली से, सुशील जहां हैं गुजरात से, निरोज थापा हैं दुबई से, सैयद रसूल बाबा हैं आंध्र प्रदेश से, निशु राठौर हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आसिफ अली हैं उत्तर प्रदेश से, गौरवदीप हीरा हैं पंजाब से, सुजीत कुमार चौधरी हैं पूर्णिया बिहार से, हैप्पी सिंह हैं इटली से, सुनील नापित हैं नेपाल से, मालीराम सैनी हैं जयपुर से, मधुबाला पाटीदार हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से, हनी माथुर हैं करनाल से, अर्जुन सुनार हैं नेपाल से, सृष्टि साहनी हैं बेंगलुरु से,
लाल बाबू हैं कोलकाता से, मोहम्मद अरमान हैं बिहार से, अक्कू हैं नागालैंड से, राजनाथ सिंह हैं गोरखपुर से, अंकित जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, साकिल मीर हैं जम्मू कश्मीर से, धर्मपाल सिंह हैं पंजाब से, राजू वर्कर हैं मुंबई से, उदय निठुरे हैं महाराष्ट्र से, जीवन और मोनिका हैं मणिपुर से, खेत्रजीत और प्रियंका हैं उड़ीसा से, भोला हैं लखनऊ से, महेंद्र सिंह रावत हैं नई दिल्ली से, शिवम पोल हैं त्रिपुरा से, हनी हैं पंजाब से, सपना शर्मा हैं फरीदाबाद से, अंजू कानू हैं मुंबई से, विक्रम बहादुर सिंह हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से, सिद्धांत शिल्पकार हैं भोपाल से, रामविलास मंडल हैं सूरत से, वीर हैं ग्रेटर नोएडा से, आयुषी श्रेष्ठ हैं मोहम्मद हैं पाकिस्तान से, सुमंत शाह हैं नेपाल से, मनोज कुमार हैं भरतपुर राजस्थान से, राणा अजमल हैं यूके से, हेरी सिंह हैं चंडीगढ़ से, सुभाकर हैं असम से, संदीप सिंह हैं पंजाब से, विक्की राजपूत हैं जयपुर से, अमित अलावत हैं हरियाणा से, नरेश शर्मा हैं मास्को रूस से, अनुपमा गर्ग हैं ऑस्ट्रेलिया से, राजू चौधरी हैं नई दिल्ली से, रोहित कनौजिया हैं गाजियाबाद से, दिनेश मिश्रा हैं लखनऊ से, समुद्र श्रेष्ठा हैं नेपाल से, सागर चंद्राकर हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, निकिता कुमारी हैं वेस्ट बंगाल से, कमवाल इमरान हैं कराची पाकिस्तान से, मिथुन दास हैं कोलकाता से, नील वर्मा हैं छत्तीसगढ़ से, आर्यन हैं गुजरात से, प्रियस प्रजापति हैं अहमदाबाद से, अभिमन्यु मौर्या हैं उत्तर प्रदेश से, धर्मेंद्र यादव हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, अर्जुन कुमार साहनी हैं पूर्णिया से, इकलाख बिहार से, और सबसे लास्ट में नीरज सिंह परमार हैं मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली वीडियो पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।